साल 2025 का आगमन ऐसे समय हुआ जब दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर खबरें राजनीति के पटल पर खूब चर्चा में थी। दिल्ली चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं की बयानबाजी की चर्चा हो रही थी। एक तरफ बीजेपी थी तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी। इन दोनों दलों के बीच कांग्रेस दिल्ली में अपने अस्तित्व को तलाशने की कोशिश में जुटी थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर जनवरी महीने में चर्चाओं का दौर तेज रहा। इस बीच फरवरी महीने ने दस्तक दी। साल 2025 के दूसरे महीने में जिस सबसे बड़ी खबर पर सभी की निगाहें थी, वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजे ही थे। 5 फरवरी को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। भाजपा का 27 वर्षों का इंतजार खत्म हो गया। दिल्ली में, दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है, एक सुकून भी है। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का। और पार्टी ने दिल्ली विधानसभा की 2/3 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। एक दशक से अधिक समय तक लगातार सत्ता में रही आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी के खाते में 48 सीटें आईं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को एक भी सीट दिल्ली में नहीं मिल पाई। इंडी गठबंधन के दल अब कांग्रेस का ये कैरेक्टर समझने लगे हैं। इंडी वालों को ये एहसास हो रहा है कि जिस वोट बैंक को उन्होंने कांग्रेस से छीना है, अब कांग्रेस उसे वापस पाने में जुटी है। इसलिए दिल्ली में हमने देखा, इंडी के ही दलों ने एकजुट होकर कांग्रेस को हैसियत बताने की कोशिश की, अपने वोट बैंक को रोकने की कोशिश की। दिल्ली के मुख्यमंत्री रही आतिशी सिंह कड़े मुकाबले में अपनी सीट बचाने में सफल रहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा की सीट पर चुनाव हार गए। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराकर पार्टी नेतृत्व का ध्यान अपनी तरफ खींचा। केवल केजरीवाल ही नहीं, आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया सहित कई दिग्गजों को भी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जनता ने धूल चटा दी। अब सवाल ये था कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। केजरीवाल ने लंबे समय तक जेल में रहने के बाद आतिशी को कमान दी थी। चुनाव में करारी हार के बाद अब केजरीवाल के सामने दिल्ली में पार्टी को एकजुट रखने की चुनौती थी। 19 फरवरी को बीजेपी नेतृत्व ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया। सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली में भाजपा ने फिर महिला सीएम के नाम को आगे किया। मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सीएम पद का कार्यभार संभाल लिया। रामलीला मैदान में एक भव्य समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहा। समारोह में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री और पड़ोसी राज्यों के सीएम समेत कई पार्टी नेता भी मौजूद थे। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 12-15 साल में केंद्र में जो परिवर्तन हुआ, उसके बाद दिल्ली की जनता ने महसूस किया कि यहाँ पे जो सरकारें रही हैं, उनका प्रदर्शन और केंद्र से उनका संबंध कैसा रहा है। खासकर आम आदमी पार्टी सत्ता में रही तो उसने केंद्र के साथ टकराव का रवैया अपना, जिसके कारण दिल्ली को काफ़ी नुकसान हुआ। तब दिल्ली की जनता ने चुना कि हमको अपने विकास के लिए सरकार चाहिए, न कि टकराव के लिए, न बयानबाजी के लिए। और एक बड़ा बदलाव का वजह रहा है कि दिल्ली की जनता ने भाजपा को चुना। इसलिए चुना क्योंकि दिल्ली का विकास पिछले 15 सालों में कहीं न कहीं बाधित हुआ था और राजनीति ज़्यादा हावी हो गई थी। दिल्ली में भाजपा के लिए 27 सालों का सूखा जो है वो आखिर खत्म हुआ, सरकार बनी और एक महिला मुख्यमंत्री को दे करके भाजपा की जो अभी
या एनडीए की कह लें तो 18-19 राज्यों में, भाजपा के अकेले 14-15 राज्यों में सरकारें हैं, कहीं भी महिला मुख्यमंत्री नहीं था। इस बार जो बूथ मैनेजमेंट यानी कि जमीनी स्तर पे जिस ढंग से काम हुआ और रिजल्ट आया, वो सचमुच में चौंकाने वाला था। इतनी अधिक सीटों के साथ भाजपा की वापसी जो है दिल्ली में, आप ये दिल्ली को कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी होने के साथ के कारण ये एक मिनी भारत भी है, और मिनी भारत में भाजपा का सत्ता में आना पूरे भारत में उसकी स्वीकार्यता बढ़ने का भी एक संकेत देता है। साल 2025 ने मार्च महीने में प्रवेश कर लिया था। बिहार चुनाव भले ही अभी दूर था, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच बैठकों की खबर आने लगी थी। झारखंड से भी राजनीतिक खबरें मार्च में चर्चा में रहीं। इस बीच अप्रैल महीने में संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया। मोदी सरकार वक्फ प्रॉपर्टी के प्रबंधन को लेकर वक्फ संशोधन बिल 2025 लेकर आई। लोकसभा से ये विधेयक 3 अप्रैल और राज्यसभा से 4 अप्रैल को पारित किया गया। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने वक्फ संशोधन बिल का सदन में विरोध किया। गौरतलब है कि ये बिल सदन में पिछले साल पेश किया गया था। इस विधेयक को चर्चा के लिए जेपीसी को भेजा गया था, जहां व्यापक विचार विमर्श के बाद कई संशोधनों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया, जिसके बाद ये बिल संसद में लाया गया। इस बिल के पारित होने के बाद से वक्फ जमीनों के बेहतर प्रबंधन का रास्ता खुल गया। कम से कम ये वक्त जो है हमारे चढ़ जाएंगे, सरकार के मतलब उसमें नॉलेज में होंगे और कोई बेस्ट खोज नहीं कर पाएगा। जिस तरह से सना पर ट्रस्ट है, लोगों ने बड़ी कोशिश की वो जमीनें भी मतलब कब्जा की जाए, मगर नहीं, क्योंकि डीएम उसका जो है वो चेयरमैन है। तो देखिए, जो हुकूमत अच्छा काम करे, हमारा फर्ज बनता है कि उसकी तारीफ करना चाहिए। वक्फ एक्ट संशोधन 2025 के बाद में वक्फ संपत्तियों की रक्षा, सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए भारत सरकार ने अनेकों कदम उठाए हैं। खासकर वक्फ बोर्ड अपनी वक्फ संपत्तियों को संरक्षित करने के लिए, उसको एक जगह इकट्ठा करने के लिए एक उम्मीद पोर्टल, एक डिजिटल पोर्टल शुरू किया है, जिस पर तमाम वक्फ की संपत्तियां का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और खासकर वक्फ एक्ट संशोधन के बाद में वक्फ संपत्तियों को वक्फ माफियाओं से, भूमाफियाओं से बचाने के लिए जो वक्फ बोर्ड ने कदम उठाया है, वो अपने आप में सराहनीय है। कौम भी चाहती है कि वक्फ जो है वो सरकार के हाथ में रहे। आज हमारे पास जो कुछ थोड़ा बहुत भी महफूज है, तो वो फकत और फकत कानून और आइन के हिसाब से महफूज है। अगर आज कानून और आइन हो नहीं होता तो हमारे पास जो कुछ जमीन बची है उसके ऊपर भी ये लुटेरे कब्जा कर लेते हैं। लिहाजा हम वक्फ कानून की सख्त ये हिमायत करते हैं और कहते हैं गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया वो अच्छा बनाया। अप्रैल का महीना खत्म होते होते मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। देश में पहली बार जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराने का फैसला लिया गया। जनगणना को 2 चरणों में कराने का फैसला मोदी सरकार ने किया। इस फैसले से मोदी सरकार ने विरोधियों को करारा जवाब भी दे दिया। जातीय जनगणना का मुद्दा ऐसा रहा, पहले भी भाजपा से खिलाफ नहीं रही। इसकी प्रक्रिया को लेकर, समय को लेकर और राजनीति को लेकर भाजपा का इस पर विरोध रहा, लेकिन जातीय जनगणना का भाजपा ने खुलकर विरोध नहीं किया। पहले भी संसद में देखिए, पुराने पिछले 20-25 सालों में जब संसद में मुद्दा आया, ओबीसी जनगणना का मुद्दा उठा, तब भाजपा के बहुत सारे ओबीसी नेता, एक समय सदन में भाजपा के उपनेता रमेश बैस ने खुलकर कहा था समर्थन में है, गोपीनाथ मुंडे कहते थे। तो ऐसा नहीं भाजपा विरोध में हो, लेकिन हाँ, इसके नाम पर जो राजनीति हो रही थी, जिस तरह की वोट बैंक की राजनीति बनाने की कोशिश की जा रही थी, भाजपा उससे खिलाफ थी। और अब जबकि 2011 के बाद जनगणना करने का मौका आया, जब भाजपा केंद्र में सत्ता में, उसके बाद से बीच में कोरोना की वजह से समय लगा, अब हो रही है, तो भाजपा जाति जनगणना करा रही है। आजादी के बाद जाति जनगणना का फैसला करके सरकार ने सचमुच में बड़ा साहसिक कदम उठाया है। अभी तक किसी सरकार ने जाति जनगणना करवाने की हिम्मत नहीं की। जनगणना के साथ जब जाति गणना होगी, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी, तो विभिन्न जातियों की सामाजिक, आर्थिक हैसियत तो पता चलेगी ही, शैक्षणिक हैसियत तो पता चलेगी ही, कहां कितनी संख्या उनकी है और टारगेटेड क्या उनके उत्थान के लिए हो सकता है। जो जातियां पिछड़ गई हैं, विकास में कहीं ना कहीं से पीछे छूट गई हैं,
उनके लिए टारगेटेड अप्रोच का काम अब सरकार कर सकती है, क्योंकि उसके पास पूरा का पूरा डाटा होगा। साल 2025 का मई महीना भी राजनीतिक खबरों से अछूता नहीं रहा। मई महीने में बिहार की राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए बड़ी खबर आई। एक विवाद के बाद आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया। बाद में तेज प्रताप यादव ने आरजेडी से अलग अपनी पार्टी बनाई और बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा। साल 2025 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, केंद्र के सत्ता में काबिज एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच अहम विषयों पर टकराव भी खूब देखने को मिल रहा था। चुनाव आयोग के एसआईआर के फैसले पर सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव का नया दौर देखने को मिला। चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर का फैसला लिया। विधानसभा चुनावों से पहले 20 जून से 30 सितंबर तक बिहार में एसआईआर कराया गया। इस फैसले की गूंज अगस्त के महीने में संसद के मॉनसून सत्र में भी देखने को मिली। एसआईआर के मुद्दे पर संसद में विपक्षी दलों ने खूब हंगामा किया। एसआईआर का मुद्दा देश की सर्वोच्च अदालत तक भी गया। इस प्रक्रिया में लगभग 65 लाख नाम बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए और लगभग 21.5 लाख नए मतदाताओं को जोड़ा गया। एसआईआर पर संसद सत्र के दौरान विपक्षी दलों के हंगामे के बीच 20 अगस्त को लोकसभा ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक और ई स्पोर्ट को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया गया। 21 अगस्त को राज्यसभा से मंजूरी मिलने पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद देश में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लग गई। मॉनसून सत्र के दौरान ही 20 अगस्त को 139वां संवैधानिक संशोधन वाले 3 विधेयक संसद में पेश किए गए। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए इन विधेयकों में किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों को गंभीर आरोपों में 30 दिन तक जेल में रहने पर उन्हें हटाने का प्रावधान शामिल था। इस विधेयक का विपक्ष ने जमकर विरोध किया। ये विधेयक बाद में संसद की समिति को विचार के लिए भेज दिया गया। साल 2025 आगे बढ़ रहा था। सितंबर महीने में डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को हुए चुनाव में डॉक्टर राधाकृष्णन ने एनडीए उम्मीदवार के रूप में बड़ी जीत हासिल की। 12 सितंबर को उन्होंने शपथ ले ली। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इंडी उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को हराया। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले सीपी राधाकृष्णन दक्षिण भारत के तमिलनाडु से आते हैं। उन्हें राज्यपाल पद पर भी रहने का अनुभव रहा है। जगदीप धनखड़ के त्याग पत्र के चलते उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव कराए गए थे। साल 2025 अक्टूबर माह में प्रवेश कर गया था। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव की चर्चा जोरों से होने लगी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी का मुद्दा उठाकर यात्रा निकाल चुके थे। प्रमुख गठबंधन के नेता आपसी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगे थे। पिछले चुनाव में एनडीए से अलग चुनाव लड़े चिराग पासवान इस बार एनडीए के साथ खड़े हो गए थे। बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों का गठबंधन मिलकर ही चुनाव लड़ा। हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार के समाज को भी बांटने का पाप किया। आरजेडी ने बिहार को जातीय दंगों में झोंक दिया, तो कांग्रेस ने मजहबी दंगे करवाए। राज्य की राजनीति में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने तीसरा विकल्प के रूप में सामने आने की भरपूर कोशिश की। 2 चरणों में बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे जब सामने आए, कुल 243 सीटों में बिहार में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर प्रचंड जीत हासिल की। भाजपा इस चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। बीजेपी ने 101 सीटों में से 89 सीट पर जीत हासिल की। बिहार में पहली बार भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आई थी। प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं छोड़ पाई। बिहार चुनाव में आरजेडी महज 25 सीट पर सिमट गई।
बिहार चुनाव के नतीजे की शाम भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में राज्य की जनता को धन्यवाद दिया गया। मैं आज देश और दुनिया भर के निवेशकों से भी कहूंगा कि बिहार आपके स्वागत के लिए तैयार है। मैं देश और दुनिया में बसी बिहार की संतानों से भी कहूंगा कि बिहार में निवेश करने का सबसे उपयुक्त समय है। साथियों, आज मैं बिहार की एक एक मां, एक एक युवा, एक एक किसान, एक एक गरीब परिवार को कहना चाहता हूं, आपका भरोसा ये मेरा प्रण है। बिहार चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर साबित किया कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश भर में एनडीए की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। कांग्रेस और एनडीए के सहयोगी चुनाव दर चुनाव अपने अस्तित्व को तलाशते नजर आ रहे हैं। चुनाव में एनडीए की जीत ने फिर से नीतीश कुमार की सीएम पद का रास्ता साफ कर दिया। 20 नवंबर को नीतीश कुमार ने एक बार फिर राज्य में एनडीए सरकार की कमान संभाल ली। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को फिर से डिप्टी सीएम बनाया गया। विधानसभा चुनाव हारने के बाद लालू परिवार में विवाद और बढ़ गया। तेज प्रताप पहले ही परिवार से अलग थे। लालू यादव की बेटी रोहिणी भी तेजस्वी के करीबी संजय यादव और रमीज नेमत खान पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी लालू प्रसाद का पटना आवास छोड़कर चली गई। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत तो पहले से तय थी, लेकिन इतनी बड़ी जीत शायद इतनी उम्मीद खुद एनडीए वालों को भी नहीं थी कि इतनी ज्यादा सीटें उनको जीत में आएंगी। तो ये अप्रत्याशित जीत उनके लिए है, तो उसकी वजह से उनके हौसले और बढ़े हैं। दूसरी तरफ अगर आप और देखिए, जो अपोजिशन है, यानी जो जिसको कहें आरजेडी खास तौर से, उसमें कांग्रेस भी है और दूसरे दल भी हैं, लेफ्ट पार्टीज हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो है आरजेडी को, जहां उसकी 75 से घट के सीटें 25 हो गई हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा जो हुआ एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, उसको फायदा मिलेगा और मिला भी है। मिला है बिहार में, मिलेगा बंगाल में और 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं यूपी विधानसभा के, उसमें। साल 2025 अपने अंतिम महीने दिसंबर में पहुंच गया था। दिसंबर महीने में संसद का शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहा। एसआईआर के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच खूब टकराव आगे भी देखने को मिला। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर जोरदार चर्चा भी देखने को मिली। विपक्ष ने एसआईआर को लेकर सरकार पर खूब निशाना साधा, तो चर्चा के उत्तर में सरकार की तरफ से करारा जवाब देखने को मिला। Why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? ये SIR और कुछ नहीं है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। मैं मानता हूं इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं हैं। ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। मगर मान्यवर, क्या हमने भारत के नाते निर्णय करना पड़ेगा कि इस देश की संसद को चुनने के लिए, राज्य की विधानसभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना है या नहीं देना है? और मेरा मत है, मेरा विनम्र मत है मान्यवर, कि ये नहीं देना। शीतकालीन सत्र में कई अहम विधेयक भी दोनों सदनों से पारित किए गए। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन से जुड़ा शांति विधेयक 2025 पारित किया गया। वहीं बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 100% करने से जुड़ा बिल भी पारित किया गया।
लेकिन जिस विधेयक की सबसे ज्यादा चर्चा रही वो मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी बिल 2025। इस विधेयक को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच खूब बयानबाजी देखने को मिली। महात्मा गांधी का नाम नए कानून से हटाए जाने को लेकर खूब आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। ये एक योजना है गरीब की भलाई के लिए, उसका मानदेय बढ़ाने के लिए, उसको 100 की बजाय 125 दिन की दिहाड़ी दिलाने के लिए, उसको प्रतिवर्ष और आय देने के लिए। अगर प्रियंका जी, राहुल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इसका विरोध करती है तो क्या वो केवल राम जी के नाम का विरोध करती है या गरीब का विरोध करती है, जरूरतमंद का विरोध करती है? विपक्ष के भारी हंगामे के बीच ये बिल संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को मंजूरी भी दे दी है। मनरेगा की जगह ये नया कानून अब प्रभावी हो गया है। राज्यों को इस नए कानून को 6 महीने में लागू करना है। नए कानून में श्रमिकों को 100 दिन की जगह 125 दिन के काम की गारंटी दी गई है। लोकसभा में विपक्षी मित्रों ने, कांग्रेस और इंडी ब्लॉक के सांसदों ने जो आचरण किया उसने लोकतंत्र को कलंकित किया है। संसदीय मर्यादाएं तार-तार हुई हैं। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदला है। शीतकालीन सत्र के दौरान एक देश एक चुनाव को लेकर बनी जेपीसी का कार्यकाल भी बजट सत्र तक के लिए बढ़ा दिया गया। पूरे साल इस समिति की बैठकों से जुड़ी खबरें चर्चा में रहीं। बीते साल इससे जुड़ा बिल पेश होने के बाद एक देश एक चुनाव पर पीपी चौधरी की अध्यक्षता में जेपीसी का गठन किया गया था। ये समिति विभिन्न पक्षों से देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने पर राय ले रही है। दिसंबर महीने में केरल से बड़ी खबर आई। भाजपा की अगुवाई में एनडीए ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में शानदार जीत दर्ज करते हुए वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के 45 साल पुराने प्रभुत्व को खत्म कर दिया। इस जीत को केरल की शहरी राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की इस जीत को केरल की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट बताया। 101 वार्डों वाले तिरुवनंतपुरम नगर निगम में एनडीए ने 50 सीटें जीतकर खुद को सबसे बड़े दल के रूप में स्थापित किया। एलडीएफ को सिर्फ 29 सीटें मिली हैं। कांग्रेस गठबंधन वाले यूडीएफ को 19 और निर्दलीय के खाते में 2 सीटें आई हैं। दिसंबर में ही महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन के नतीजे आए। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के महायुति गठबंधन ने 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावों में स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के 207 पद जीतकर शानदार जीत हासिल की। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन की इस शानदार जीत ने विपक्षी महाविकास अघाड़ी को कुल 44 सीटों तक ही सीमित कर दिया। ठाकरे भाइयों के साथ आने के बावजूद बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति की ये जीत अहम मानी जा रही है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, साल के आखिरी महीने में देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर आई। बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर जब लगातार कयासों का दौर चल रहा था, भाजपा ने अपने कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सबको चौंका दिया। लंबे समय से भाजपा में नए अध्यक्ष का इंतजार किया जा रहा था। एक के बाद एक प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव ने संगठन चुनाव की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा दिया था। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वित्त राज्य मंत्री और 7 बार के सांसद पंकज चौधरी के नाम के ऐलान के बाद माना जा रहा था कि अब बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अगले साल के पहले महीने में मिल जाएगा। लेकिन दिसंबर महीने में ही ऐसी राजनीतिक खबर आई जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। भाजपा ने कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया। जेपी नड्डा का अध्यक्ष का कार्यकाल विस्तार पर चल रहा था और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव का इंतजार काफी समय से हो रहा है। ऐसे में 14 दिसंबर को नितिन नबीन को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी ने सभी को चौंका दिया। नितिन नबीन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और वो जल्दी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी निर्वाचित हो जाएंगे।
लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा ने ये फैसला क्यों लिया, इसलिए क्योंकि भाजपा अपने संगठन को भी उसी तरह दिशा दे रही जैसी सरकार को उसने लक्ष्य तय किया हुआ है कि 2047 में हमको विकसित भारत बनाना है। तो उस समय के लिए भाजपा के लिए नेतृत्व चाहिए, युवा नेतृत्व चाहिए और नितिन नवीन उसकी उस जरूरत को पूरा करने वाले नेता हैं। और निश्चित तौर पर यह है कि नितिन नवीन के नेतृत्व में भाजपा युवाओं को आकर्षित करेगी, युवाओं को जोड़ेगी और जो देश की उसकी राजनीति उसकी है, उसका जो एजेंडा उसको पूरा करेगी। ऐलान के अगले ही दिन दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय में नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया गया। नितिन नवीन ने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया। महज 45 साल के नितिन नवीन बिहार की नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। नितिन नवीन के राजनीतिक सफर को देखें तो वो 5वीं बार विधायक बने हैं और लगातार दूसरी बार राज्य सरकार में मंत्री बनाए गए थे। नितिन नवीन को बीजेपी युवा मोर्चा में काम करने का भी अनुभव है। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति से संकेत साफ है कि बीजेपी में अब अगली पीढ़ी को संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। भाजपा ने अब अपने युवा नेतृत्व को शीर्ष पदों पर भी आगे लाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। साल 2025 अब खत्म हो रहा है। ये साल कई राजनीतिक घटनाओं का गवाह रहा है। साल 2025 में राजनीति के सफर की गूंज अगले कई वर्षों तक सुनाई देती रहेगी।